हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 4 ऑफ करंट अफेयर्स मई 2026। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 3 पार्ट्स ऑफ मई मंथ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। RBI recently launched Mission Saksham to address the governance, compliance and risk management challenges in which category of banks? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसेंट एक मिशन लॉन्च किया है जो कि है सक्षम टू एड्रेस द गवर्नेंस, कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। कौन से बैंक के लिए, कौन सी कैटेगरी ऑफ बैंक्स के लिए सक्षम मिशन लॉन्च किया गया है? दैट इज लॉन्च्ड बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये मिशन है क्या? थिंक ऑफ इट लाइक इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे कि जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो भी स्टाफ होगा, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट होगी या जो एम्प्लॉयज होंगे, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि गवर्नेंस कैसे करनी है, कंप्लायंस कैसे करनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, कि कौन से लोन्स देने हैं, कौन से लोन्स नहीं देने हैं, कैसे कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को सेफ रखना है। ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉट इन दिस training program which is called Mission Saksham, that is been launched by Reserve Bank of India. Next, SEBI's newly introduced Parva platform is primarily intended to enhance the transparency in which area? सेबी सबको पता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट? उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पारवा, विच इज प्राइमली इंटेंडेड टू एनहांस द, वो कह रहे हैं कि किस एरिया में उनको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है क्या। व्हाट इज पारवा? इट इज पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। एक प्लेटफॉर्म है जो इंट्रोड्यूस किया गया है सेबी के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया, यूट्यूब लगा लो, टेलीग्राम लगा लो, व्हाट्सएप लगा लो, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स आती है जैसे आजकल स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोग बोल देते हैं कि आई हैव जनरेटेड इतने % रिटर्न्स इन 1 ईयर, मेरी जो स्टॉक रिकमेंडेशंस है वो बहुत परफेक्ट है, आप मेरी प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन कीजिए और आपको अच्छे सारे रिटर्न्स मिलेंगे। बट जो इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग हैं, जैसे हम अगर उनको देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, वी डोंट नो ना दीज क्लेम्स आर जेन्युइन और फेक। तो ये जो पारवा प्लेटफॉर्म है, ये क्या करेगा? इट विल एक्ट एज अ फैक्ट चेकर फॉर द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस क्लेम्स। ध्यान से सुनिए, लाइक बिफोर एनीवन कुड क्लेम, मेरी रिकमेंडेशंस 100% रिटर्न्स देती है, हम तो वेरीफाई नहीं कर पाते। वी एज्यूम कि ठीक है, अगर ये एप्लीकेशन बोल रही है कि 100% रिटर्न्स ही है तो ओके, वील इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। बट अभी पारवा प्लेटफॉर्म क्या है, उस पे क्या होगा कि जेन्युइन एडवाइसेस, वील गेट टू नो द जेन्युइन एडवाइसेस। उसमें क्या होगा, रिकमेंडेशन जो डेट है वो चेक की जाएगी, एक्चुअल स्टॉक प्राइस मूवमेंट चेक की जाएगी, रिटर्न्स कैलकुलेट की जाएंगी ढंग से, और फॉल्स और जो भी मिसलीडिंग क्लेम्स होंगे वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेस चांसेस ऑफ बीइंग मिसलेड और बेटर डिसीजन मेकिंग। और जो जेन्युइन एडवाइजर्स होंगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी वेरीफाई कर पाएंगे और उनका भी एक ट्रस्ट बनेगा इन्वेस्टर्स को लेके। तो इसका आंसर है परफॉर्मेंस क्लेम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट्स। ओके, नेक्स्ट, the government approved ECLGS 5.0 to provide the financial support to businesses affected by which crisis? कह रहे गवर्नमेंट ने एक स्कीम अप्रूव की है, ECLGS, जो कि है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। पहले ये समझते हैं कि ECLGS क्या है। Emergency Credit Line Guarantee System, scheme is a government-backed loan support scheme. एक एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आपका कोई बिजनेस है, बिकॉज ऑफ अ वॉर और इकोनॉमिक डिसरप्शन और एनी क्राइसिस, क्या होता है, सेल्स डिक्लाइन हो जाती हैं, कैश फ्लो कम हो जाता है और बैंक्स भी लोन देने से मना कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट है दैट विल स्टेप इन एंड गवर्नमेंट विल से कि अगर बोरोअर रीपे नहीं कर सकता तो वील प्रोवाइड अ गारंटी ऑन द बिहाफ। तो एज अ रिजल्ट बैंक्स भी सेफली मनी लेंड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बोरोअर रीपे नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट विल स्टेप इन एंड गवर्नमेंट विल रीपे, तो उनको कोई रिस्क नहीं रहता और बिजनेसेस को भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। तो ये लॉन्च क्यों किया गया? बिकॉज टू हेल्प द बिजनेसेस दैट आर अफेक्टेड बाय वेस्ट एशिया क्राइसिस। जो भी वेस्ट एशिया क्राइसिस हुए हैं उनको सपोर्ट देने के लिए। क्राइसिस से क्या हुआ, डिसरप्शन हुई शिपिंग रूट्स में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं।
तो उसके लिए ECLGS गवर्नमेंट ने अप्रूव की है फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, जिससे बैंक्स भी अब लोन्स देंगे, बिकॉज दे नो दैट अगर बोरोअर रीपे नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट विल रीपे. Which of the following best describes the objective of EPFO's e-Prapti portal? So, what is e-Prapti portal? It is a digital portal that is developed by EPFO. इसमें क्या होता है कि many employees lose the track of the old provident fund accounts after changing their jobs. Like उन्होंने switch कर लिया तो उनके पास जो old PF accounts हैं उनका access नहीं रहता है. तो ई प्राप्ति क्या करेगा, दैट विल हेल्प द यूजर्स कि वो अपने अकाउंट्स को जो भी उनके डोरमेंट हो गए हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए और रीएक्टिवेट कर पाए यूजिंग द आधार ऑथेंटिकेशन. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, लोकेटिंग एंड रीएक्टिवेटिंग द डोरमेंट पीएफ अकाउंट्स. और जो ईपीएफओ है दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ईपीएफओ ई प्राप्ति अभी न्यूज में है. तो क्वेश्चन कैन अराइज दैट EPFO works under which ministry? So it works under the Ministry of Labor and Employment. Next, PFRDA recently relaxed the NPS exit norms to provide greater flexibility in cases involving critical medical emergencies. PFRDA क्या है? Pension Fund Regulatory and Development Authority. NPS we all know National Pension Scheme एक retirement saving scheme है जो कि PFRDA द्वारा चलाई जाती है. तो ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज अभी क्या है, सब्सक्राइबर्स कैन नाउ एक्सेस द फंड्स मोर इजीली. पहले क्या था कि एनपीएस से हमें विड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट था, बट अभी पीएफआरडीए ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि इन केस ऑफ क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसीज employees will be able to withdraw the funds more easily, and NPS is open to both government and private sector employees. Next, India's Index of Industrial Production IIP is compiled and released by IIP. India's Index of Industrial Production कौन compile करता है और कौन release करता है? It is released by NSO, that is National Statistical Office. अभी जो IIP है ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि जो भी आपकी आउटपुट है, जैसे मैं एक आ गया मैन्युफैक्चरिंग, इसमें एक है माइनिंग और एक है इलेक्ट्रिसिटी. तीन चीजें हैं, MME से आप याद कर सकते हो. इन तीन चीजों की आउटपुट देखता है इन तीनों सेक्टर्स में, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी. और इन सब में से अगर देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका हाईएस्ट वेट है IIP की कैलकुलेशंस में. Which sector recorded the highest growth among major IIP sectors in March 2026? में कौन से सेक्टर ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है? उसमें ग्रोथ की है माइनिंग ने. आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन था वेटेज सबसे ज्यादा IIP में किसकी है? वेटेज इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बट जो हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड की है दैट हैज रिकॉर्डेड बाय माइनिंग. इन्होंने आउट परफॉर्म किया है मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी को. Sarthak PDS has been launched to modernize which public welfare system? सबसे पहले समझते हैं what is Sarthak PDS. PDS means public distribution system. तो it has been launched to modernize which public welfare system? इसका आंसर रहेगा public distribution system. But we need to understand that what is Sarthak PDS. It is a government initiative जिसमें हम मॉडर्नाइज करेंगे और डिजिटाइज करेंगे इंडिया के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को. What is public distribution system? We all know कि गवर्नमेंट है जो सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड ग्रेन्स देती है ताकि वो बेनिफिशरीज पे पहुंच पाए विदाउट एनी लीकेज और फ्रॉड. राइट, लाइक उसमें क्या होता है कि राशन शॉप्स पे जाके आपको व्हीट मिल जाता है, राइस मिल जाता है, शुगर मिल जाती है, कई कई एरियाज में कैरोसिन मिल जाता है. और ये सब स्कीम्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के अंडर मिलता है आपको. सार्थक PDS क्यों लाना पड़ा? ऑलरेडी PDS तो ऑलरेडी था ना, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी हुई है कि आप फ्री में सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको राशन मिलेगा, चावल मिलेगा, कनक मिलेगी, शुगर मिलेगी. बट दैट हैज बीन लॉन्च्ड क्योंकि जो ट्रेडिशनल PDS मेथड है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. क्या था, लोग फेक राशन कार्ड्स बनवा रहे थे, डुप्लीकेट बेनिफिशरीज हो रहे थे कि लोग दो दो बार लेके जा रहे हैं, फूड ग्रेन्स की डाइवर्जन हो रही थी, करप्शन हो रही है, लीकेजेस हो रही हैं और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बिल्कुल भी. तो जो सार्थक है ये एक मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी लेके आएगा
जिसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, जैसे कि एक एआई टेक्नोलॉजी, 4 टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड इन दिस। सबसे पहले वाली टेक्नोलॉजी क्या है, एआई, जिसमें क्या है कि एआई आइडेंटिफाई करेगी कि कौन फ्रॉड कर रहा है, अनयूजुअल पैटर्न्स कौन से, जैसे कोई एक राशन कार्ड है वो एबनॉर्मली यूज हो रहा है तो एआई विल फ्लैग इट। दूसरी आएगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये देखेगी कि सिक्योर्ड रिकॉर्ड्स होने चाहिए, फूड ग्रेन्स की मूवमेंट वेयर हाउस से लेके राशन शॉप तक, कुछ भी उसमें चोरी या मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं होना चाहिए। तीसरी आती है मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, ये एनालाइज करेगी बेनिफिशियरी को डेटा को और देखेगी कोई डुप्लीकेट या फेक एंट्रीज तो नहीं है, कोई दो दो बार या तीन तीन बार वहां से अपना इसका फायदा तो नहीं उठा रहा है। और फोर्थ टेक्नोलॉजी आती है रियल टाइम मॉनिटरिंग, कि जो ऑफिशियल्स होंगे वो ट्रैक कर पाएंगे कि एक्चुअल में फूड ग्रेन्स कहाँ से अभी कहाँ जा रहे हैं। तो ये चारों टेक्नोलॉजी की वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और जो करप्शन और फ्रॉड्स है वो कम होंगे एक्चुअली। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट है जो स्पेंड करती है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एवरी ईयर ऑन फूड सब्सिडीज, बट अगर फूड सब्सिडीज है वही है, वो अगर फ्रॉड हो जाए और एक्चुअल में पहुंच ही ना पाए तो जो फैमिलीज है दैट विल ऑल्सो सफर, और जो गवर्नमेंट की मनी है दैट विल ऑल्सो वेस्ट। सो सार्थक पीडीएस क्या करेगा, इट विल हेल्प टू इंश्योर दैट इट रीचेज द राइट बेनिफिशियरी, राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। राइट, ओके, नेक्स्ट, which emerging technology has been proposed under the Sarthak PDS to ensure transparency and traceability? मैंने ऑलरेडी आपको 4 टेक्नोलॉजीज बताई हैं, जिसमें से एक है ब्लॉकचेन, एक टेक्नोलॉजी है एआई टेक्नोलॉजी, एक है रियल टाइम मॉनिटरिंग और एक टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग। तो ये 4 टेक्नोलॉजीज के बेस पे इट विल वर्क। Vikram 1 recently in the news is significant because it is India's first privately developed orbital rocket. Vikram 1 क्या एक launch vehicle है which is developed by a company that is Skyroot Aerospace. तो it is a major step in the growth of India के जे private space sector में बहुत बड़ी हमारी significance है। Skyroot Aerospace that has developed this Vikram 1, and Skyroot Aerospace becomes the first Indian private company to launch a rocket into the space। ये आपको याद रखना है, Skyroot Aerospace ने ये डेवलप किया है विक्रम 1। Vikram 1 recently seen in the news has been developed by which Indian private space startup, that is Skyroot Aerospace। Next, the Kautilya platform launched by Indian Army primarily utilizes which technology? सबसे पहले देखते हैं what is Kautilya platform। ये लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी द्वारा और ये बोल रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज को ये यूज करेगा। ये प्लेटफॉर्म है, इट इज एआई पावर्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विच इज developed for Indian Army. Think of it like it is a chat GPT, but it is for Indian Army। इसमें क्या है कि जो आर्मी के कमांडर्स होंगे दैट विल क्विकली एनालाइज बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड मेक द बेटर डिसीजंस, जो कि एक ह्यूमन के लिए नॉट पॉसिबल। और इसकी लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज जो अभी के मॉडर्न वारफेयर्स हैं दे जनरेट डेटा फ्रॉम सैटेलाइट से डेटा आता है, इनको ड्रोन से डेटा आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम से डाटा आता है, बैटलफील्ड रिपोर्ट्स आती है, इनपुट्स आती हैं। So a person cannot manually analyze everything in real time. So this platform will help to process this information rapidly. And this will uses these two technologies, that is AI and natural language processing, that is NLP. How AI will work? AI क्या करेगा? That will analyze the huge amount of military data. और अगर कोई भी suspicious activity suppose border के near होती है तो AI will identify the patterns and it will highlight कि हाँ ये वाला threat है। And what natural language processing will do, it will help the computers to understand the human language. Suppose any commander can ask, show all the incidents happening near the line of control, so the system will understand the query and will provide the relevant information. So this platform uses these two technologies that are designed for the Indian Army. Q Force introduced by Indian Army is intended to improve, क्या इंप्रूव करने के लिए ये क्यू फोर्स इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले व्हाट इज क्यू फोर्स? ये एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी।
Example, like you consider it as any Flipkart or Amazon inventory management system for the army. An army does not fight using the soldiers alone. Army को क्या चाहिए? Food चाहिए, fuel चाहिए, guns चाहिए, vehicles चाहिए, uniforms चाहिए, medicines चाहिए. These must reach the army at right place at right time ना. तो what problem will the Q4 solve? इससे पहले क्या होता था? मैनुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स थे, सप्लाई में डिले होता था, डिफिकल्टी होती थी स्टॉक को ट्रैक करने में, या फिर कभी शॉर्टेज या एक्सेस हो जाता था इक्विपमेंट्स का. तो क्यू फोर्स क्या करेगा? ये सभी को डिजिटलाइज करेगा, इन्वेंट्री मैनेज करेगा, ट्रैक करेगा कितने वेपन्स हैं, कितनी एम्यूनिशंस हैं, कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितने व्हीकल्स हैं. और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, दैट विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम वेयर हाउसेज टू द आर्मी यूनिट्स. तो दिस प्लानिंग विल हेल्प द आर्मी टू नो दैट व्हाट इज अवेलेबल और क्या चाहिए हमें और कहाँ कहाँ शॉर्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं, राइट? ओके. Tara, recently tested by DRDO, is best described as, what is Tara? TARA. It is an indigenous glide weapon system that is developed by DRDO, Defense Research Development Organization. अब what is Tara? Think of it as like एक normal bomb है, उसको smart कर दिया. Instead of dropping a bomb directly over the target, what Tara will do, it will allow the bomb to travel a long distance and accurately hit the target. What is a glide weapon? Glide weapon क्या होता है? इसमें क्या एयर क्राफ्ट है, वो टारगेट के पास जाएगा, इट विल ड्रॉप द बॉम्ब एंड रिटर्न. बट इसमें एक रिस्क रहता है कि जो एनिमी का डिफेंस सिस्टम होता है वो हमारे एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर सकता है. बट विद द यूज ऑफ तारा, एयरक्राफ्ट्स हैं जो दैट विल बहुत दूर रहेंगे, स्टे फार अवे, इट विल रिलीजेस द बॉम्ब. Tara will glide towards a target, hit the targets accurately, thus the aircraft safe रहता है. तो दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द इंडिजीनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम. और व्हाई इट इज इन न्यूज? क्योंकि डीआरडीओ ने अभी एक इनका ट्रायल किया है तारा का, दैट इज कैरिड आउट फ्रॉम द जगुआर एयरक्राफ्ट नियर द ओडिशा कोस्ट. India's Arctic policy is officially titled as India and Arctic Building a Partnership for a Sustainable Development. के लिए they are building a partnership. तो इनकी पॉलिसी को एक ऑफिशियल टाइटल दे दिया गया है, Building a Partnership for Sustainable. Which Nordic country is globally recognized for its expertise in geothermal energy? तो Iceland is globally recognized for its expertise in geothermal energy. Geothermal energy क्या है? Energy that is generated from the heat that is stored beneath the earth's surface. तो इंडिया और जो नॉर्डिक कंट्रीज है उन्होंने डिस्कस किया कॉपरेशन क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में. अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑफ द आइसलैंड की जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट कम्स फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेस. नेक्स्ट, Hantavirus infection is primarily associated with the exposure to. सबसे पहले we need to understand what is hantavirus infection. It is a virus that spreads mainly through the urine, saliva and the droppings of infected rats and mice. So it is associated with rodents. WHO recently approved the world's first malaria treatment specifically designed for the infants below 5 kg. इससे पहले मलेरिया कोई भी स्मॉल बेबीज के लिए मलेरिया की मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी. तो WHO ने अभी अप्रूव कर दिया है फर्स्ट ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द इन्फेंट्स बिलो 5 kg. एंड मोस्ट ऑफ द मलेरिया डेथ्स अकर्ड इन सब सहारन अफ्रीका. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज बहुत सारी डेथ्स हुई हैं सब सहारन अफ्रीका में. दैट्स व्हाई WHO अप्रूव्ड द मलेरिया ट्रीटमेंट फॉर इन्फेंट्स बिलो 5 kg. The Supreme Court recently recognized the access to trauma care as a part of which fundamental right? आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टाइमली ट्रॉमा केयर इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द लाइफ. तो ये कौन से राइट के अंदर, आर्टिकल के अंदर आएगा? आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. लाइक फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग समझिए कि एक पर्सन है वो सीरियसली इंजर्ड है तो इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना बिकम्स अ राइट टू लाइफ. तो दैट कम्स अंडर द आर्टिकल
21 और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चंस में आर्टिकल 21. व्हाट इज आर्टिकल 21? दैट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. The Election Commission Special Intensive Revision SIR, sir, was upheld under which constitutional provision? This is very important. SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है. ये एक स्पेशल एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की जाती है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरीफाई करने के लिए और अपडेट करने के लिए वोटर लिस्ट को, इलेक्टोरल रोल्स को. लाइक समझिए कि एक वोटर लिस्ट है जिसको चेक कर रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं कि उसमें कोई डुप्लीकेट नेम्स तो नहीं है, नेम ऑफ द डिसीज्ड पर्सन्स, या फिर कोई पर्सन्स है जो परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं वो तो नहीं अभी वोट कर रहे हैं, कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, या फेक और इनएलिजिबल एंट्रीज नहीं है. तो SIR सर जो एक सिस्टम है ये क्या करता है, ये सभी 5 के 5 एरर्स को रिमूव करता है और इंश्योर करता है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं सिर्फ वही वोटर लिस्ट पे रहें. सपोज एक एग्जांपल है कि एक स्कूल रजिस्टर ले लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल छोड़ गए, कुछ ट्रांसफर हो गए और कुछ नेम्स डुप्लीकेट हो गए, तो स्कूल अपडेट्स द रजिस्टर ना. इन द सेम वे SIR अपडेट्स द वोटर लिस्ट. इसमें होता क्या है, SIR विल वेरीफाई द वोटर डिटेल्स, एड्रेस चेक होंगे, डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव किया जाएगा, इन एलिजिबल नेम्स को डिलीट किया जाएगा और जो भी नए एलिजिबल वोटर्स होंगे उनको ऐड किया जाएगा. नाउ व्हाई इट इज इन कोर्ट? बिकॉज जो ये एक्सरसाइज रिसेंटली हुई थी इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में. द सुप्रीम कोर्ट upheld the election commission authority to carry out the स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं टू मेंटेन एंड एक्यूरेट द इलेक्टोरल रोल्स, और वो किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 325. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये आर्टिकल 324 क्या है, इट गिव्स द इलेक्शन कमीशन, इनको पावर देता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने की, सुपरवाइज करवाने की, प्रिपेयर एंड मेंटेन द वोटर लिस्ट and ensure free and fair elections. Annalena Baerbock, recently elected President of the UN General Assembly, previously served as German Foreign Minister. She was elected as a President of UN General Assembly, and UN General Assembly consists of 193 member countries. R.K. Mukundan, who recently assumed office as the president of CII for 26-27, is associated with which major Indian company? सबसे पहले what is CII? It is Confederation of Indian Industry. It is one of the India's largest industry associations जो government के साथ काम करती है to promote the economic growth. तो R.K. Mukundan is associated with Tata Chemicals. ये एक senior business leader है from the टाटा ग्रुप. और जो CII है that is established in 1895 and its headquarters are in New Delhi. Next is the Confederation of Indian Industry primarily works to promote, मैंने बताया, industry and economic development. Actually में क्या है, the CII it acts as a bridge between the industry and government. ये बिजनेस पॉलिसीज को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करती है. नेक्स्ट इज राजेश कुमार सिंह वॉज गिवन एडिशनल चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ, इससे पहले इनके चेयरमैन थे डॉक्टर समीर वी कामत. Defense Secretary Rajesh Kumar Singh was given as the additional charge of DRDO. Next is SEBI launched the Parva platform primarily to improve transparency in, we already had read that, performance claims by investment advisors and research analysts. That is कि हम जो investors हैं उनका risk analyze कर पाए कि that whether जो भी वो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है. This platform will help so that we can invest in right stocks or right places. Okay. Isha Singh created history at the ISSF World Cup by winning gold in which event? What is ISSF? ISSF is International Shooting Sport Federation और ईशा सिंह ने गोल्ड जीता है 25 मीटर पिस्टल में. PV Sindhu was elected as the chairperson of which international body? PV Sindhu was elected as a chairperson of BWF Athletes
Commission, that is Athletes Commission of Badminton World Federation. Next is Gurinder Veer Singh recently set a new national record in athletes which event? So he became the fastest Indian sprinter by clocking 10.09 seconds in 10-meter sprint. Fastest Indian sprinter in 10.09 seconds.